Today we are starting chapter number 11 foreign exchange. So what is the meaning of the foreign exchange? तो foreign exchange का मतलब ये होता है कि all the currency given all the currency other than the domestic currency, यानी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। तो जो भी डोमेस्टिक करेंसी, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, रुपीज के अलावा जो जितने भी फॉरेन करेंसी है सभी करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी बोलेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है, इट रिफर्स द रेट एट विच करेंसी ऑफ द वन कंट्री इज एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ द अनदर कंट्री। यानी मान लो कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज। सो मान लो कि आपको एज ए बीइंग इंडियन आपको डॉलर चाहिए, तो आपको क्या देना पड़ेगा? 80 रुपीज देना पड़ेगा। उसके सामने आपको क्या मिलेगा? $1 मिलेगा। सो दिस रेट इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। वन इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सो जनरली बिफोर 1991 द एक्सचेंज रेट डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर दी थी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा चाहती थी कि स्टेबिलिटी चाहती थी, कि भाई एक्सचेंज रेट में इतना फ्लक्चुएशन नहीं चाहती थी। सो स्टेबिलिटी के लिए, इंश्योर द स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी के साथ में वो स्पेकुलेशन को भी क्या कर सकती है? प्रिवेंट कर सकती है। देन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है लार्ज रिजर्व, अब मान लो कि इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट के पास लार्ज रिजर्व दी फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, तब जाके वो इंपोर्ट कर सकती है। अंडर दिस सिस्टम यहाँ पे क्या हुआ करता था कि भाई ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स इन टर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। यानी मान लो कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी अ गोल्ड, सिल्वर या प्रेशियस मेटल। यानी से फॉर एग्जाम्पल कि मैं बताऊं कि भाई $1 इक्वल टू 30 ग्राम गोल्ड। $1 इक्वल टू 30 ग्राम गोल्ड। यानी एक आपके पास डॉलर नहीं है लेकिन उसके कंपेयर में आपके पास गोल्ड है। सो आप 30 ग्राम गोल्ड दो, उसके सामने आप क्या ले लो? $1 ले लो। दिस सिस्टम इज नोन एज द पैगिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैगिंग। पैगिंग का मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू किसी एक्सटर्नल वैल्यू के साथ क्या है कि कंसिडर है। आपकी करेंसी की वैल्यू किसके साथ कंसिडर है? किसी एक्सटर्नल वैल्यू के साथ कंसिडर है। अब एक्सटर्नल वैल्यू कोई भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। सो दिस सिस्टम इज नोन एज द पैगिंग। And what is the meaning of the parity value? When value of currency fixed in terms of the currency or in terms of the gold is known as the parity value. मान लो कि $1, अब मान लो कि डॉलर की जो एक्सटर्नल वैल्यू जो है सिल्वर के साथ एसोसिएट है। सो $1 इक्वल टू 1 kg सिल्वर। ओके, सो आपकी यानी डॉलर की वैल्यू जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? एक्सटर्नल वैल्यू के साथ। तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड वैल्यू कोई भी हो सकता है, यानी आप किसी करेंसी के तौर पे भी ले सकते हो, या किसी मेटल के भी तौर पे ले सकते हो, या किसी भी तरह आप ले सकते हो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिटी वैल्यू? कि जैसे मान लो कि $1 इक्वल टू 30 ग्राम गोल्ड है। ओके, अब मान लो कि से फॉर एग्जांपल मुझे $1000 चाहिए, तो मुझे कितना गोल्ड देना पड़ेगा? इंटू 30, तो कितना गोल्ड देना पड़ेगा? 30 ग्राम मुझे क्या देना पड़ेगा? गोल्ड देना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? $1000 मिलेगा। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द पैरिटी वैल्यू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू बोलते हैं। अब ना यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, devaluation एंड revaluation. So what is the meaning of devaluation and revaluation? सो डिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि से फॉर एग्जांपल कि $1 इक्वल टू 30 है, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 70 हो गए, तो उस केस में हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी? हमारी डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यूड होगी। क्या होगी? हमारी डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यूड होगी। देन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन? कि भाई $1 इक्वल टू 70 है,
उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 10 हो गए, सो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी रीवैल्यूड होगी, क्या होगी, रीवैल्यूड होगी। रीवैल्यूएशन दैट मींस इंक्रीज एंड डीवैल्यूएशन दैट मींस अ डिक्रीज। Next is the flexible exchange rate. Okay, so what is the meaning of the flexible exchange rate? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की मतलब ये होती है, flexible exchange rate. So what is meaning of flexible exchange rate? Flexible exchange rate is determined by the market force. Market force का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्स का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन होती नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती। दूसरा कि भाई ये जो स्पेसिफिकली स्पेकुलेशन पर्पस के लिए जाना जाता है, ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती। और फोर्थ जो है कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे है। मान लो कि डॉलर की डिमांड ज्यादा हुई, से फॉर एग्जांपल की मैं तुझे बताऊं कि भाई $1 इक्वल टू 60 है, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू क्या हो चुके हैं, 90 हो चुके हैं। डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो डॉलर की प्राइसेस बढ़ने वाली है। ओके, अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि $1 इक्वल टू 90 की जगह पे $1 इक्वल टू 10, डिमांड के सामने सप्लाई बहुत ज्यादा है। फर्स्ट वाले केस में डिमांड सप्लाई कम है, एंड सेकेंड वाले केस में सप्लाई बहुत ज्यादा है, भी हो सकती है। सो दिस टोटली बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्स। नेक्स्ट इज द मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि मैनेज फ्लोटिंग का मतलब इट रिफर्स द सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कि डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। बट द आरबीआई यहाँ पे आरबीआई इंटरवेंशन करता है। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है कि आरबीआई यहाँ पे इंटरवेंशन करता है। अब आरबीआई कैसे इंटरवेंशन करेगा, और उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डर्टी फ्लोटिंग बोलेंगे। अब देखो आरबीआई कैसे इंटरवेंशन करता है। मान लो कि $1 इक्वल टू 60 है, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 100 हो गया। उस केस में डोमेस्टिक करेंसी हमारी क्या हो गई, डिप्रीशिएट हो गई। डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, डिप्रीशिएट हो गई। इफ डोमेस्टिक करेंसी डिप्रीशिएट हो जाती है, बहुत ध्यान से सुनना, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, उस केस में आरबीआई डॉलर को सोल्ड करेगी। उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा ना, उसमें से डॉलर को सोल्ड करेगी। अब डॉलर को सोल्ड करेगी तो डॉलर की डिमांड के सामने सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, डॉलर की प्राइस डिक्लाइन हो सकती है। $1 इक्वल टू 60 है, उसकी जगह पे 100 हो गए। सो मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है कि मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई जो है वो क्या करती है, रुपीस की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए, यानी यहाँ पे हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। ओके, और हम लोग मैक्सिमम चीज इंपोर्ट करते हैं। पहले जो चीज का हम लोग 60 दे रहे थे, वही चीज का हम लोग क्या दे रहे हैं, ₹100 दे रहे हैं, यानी हमारे लिए तो महंगा हो गया। तो उस केस में डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। सो डोमेस्टिक करेंसी को अप्रिशिएट करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई डॉलर को सोल्ड करेगी। क्या करेगी आरबीआई, डॉलर को सोल्ड करेगी। और डॉलर को सोल्ड करेगी के सामने डॉलर की सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। सो डॉलर की प्राइस क्या होगी, डिक्लाइन होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई $1 इक्वल टू 100 है, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 10 हो गया। अब यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी हमारी क्या हो गई, अप्रिशिएट हो गई। अब इफ इज अप्रिशिएट तो आरबीआई यहाँ पे क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पे डॉलर को बाय करेगी। ओके, अब डॉलर को बाय करेगी तो डिमांड के सामने सप्लाई क्या होगा, कि भाई सप्लाई के समय डिमांड बढ़ जाएगी। और सप्लाई के कंपेयर में से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे सप्लाई जो है कि मान लो कि 100 है, उसके समय डिमांड हो गई 1000 हो गई। सप्लाई भी है लेकिन उसके समय डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, अब प्राइस इंक्रीज होगी तो उस केस में डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या होगी, डोमेस्टिक करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होगी। डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है,
डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो उस केस में हम लोग इंपोर्ट को कंट्रोल करेंगे। अब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब 60 से लेके 100, ओके, डॉलर की वैल्यू 60 है, उसकी जगह पे डॉलर का रेट कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में इंपोर्ट को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई कौन सा स्टेप ले सकती है, डॉलर को सोल्ड करती है। अब डॉलर की वैल्यू मान लें 100 से 50 हो जाए, तो उस केस में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उस केस में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सबसे बड़ा लॉस होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को बाय करेगी। अब डॉलर को बाय करेगी तो वापस से डॉलर की वैल्यू क्या होगी, अप्रिशिएट होगी। तो ऐसे रुपीस की वैल्यू को क्या करती है, स्टेबल करती है। डेप्रीशिएशन एंड अप्रिशिएशन, ओके। फिक्स एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन आएगा, और फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डेप्रीशिएशन एंड अप्रिसिएशन आएगा। सो डेप्रीशिएशन का मतलब ये होता है कि भाई आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है, यानी डॉलर जो है वो आपका 60 की जगह पे मान लो कि से फॉर एग्जांपल 100 हो गया, तो उस केस में आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डेप्रीशिएट होगी, यानी इंटरनेशनल मनी मार्केट में आपकी रुपीस की वैल्यू जो है डिक्लाइनिंग हो रही है। एंड जब डॉलर की प्राइस डिक्लाइनिंग होती है, सो इंटरनेशनल मनी मार्केट में रुपीस की वैल्यू अप्रिशिएट होती है। चलो, foreign exchange market. So what is the meaning of foreign exchange market? The foreign exchange market, there are two types of market, spot market and forward market. The spot market किसको बोलेंगे, market in which सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मेड इमीडिएटली। जैसे नहीं काफी सारे जैसे ब्रोकर करते हैं, अभी आज मान लो कि डॉलर 12 बजे बाय किया, से फॉर एग्जांपल 12 बजे डॉलर की प्राइस थी 60 रुपीज, एंड 3 को डॉलर की प्राइस हो गई 80 रुपीज हो गई। सो यानी पर डॉलर 20 रुपीज का बेनिफिट मिला, तो वो क्या करेंगे, फटाफट उसको सोल्ड कर देंगे। एंड फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर डेट पे आप प्राइस डिसाइड करते हो। तो अब जनरली फॉरवर्ड मार्केट तो कैसे होता है कि फॉरवर्ड मार्केट ऐसे होता है कि मान लो कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि 31 मार्च 2023 को डॉलर की $1 इक्वल टू 100 होगा, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। अब मान लो कि 31 मार्च 2023 को $1 इक्वल टू 120 हुआ, तो आपको कितने रुपीस का प्रॉफिट होगा, 20 रुपीस का प्रॉफिट होगा, ओके। लेकिन 100 की जगह पे यहां पे $1 इक्वल टू 70 हो गया, तो आपको 30 का लॉस होगा, है ना। तो जैसे नहीं हम एफ एंड ओ खेलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। Okay. Function of the foreign exchange market. So there are three types of the function: transfer function, credit function, and hedging functions. Transfer function. So जनरली ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है कि आप डॉलर जो है वो वन कंट्री से अदर कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कोई भी फॉरेन फंड जो है आप वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रांसफर कर रहे हो, इट इज नोन एज द ट्रांसफर फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट फंक्शन? क्रेडिट फंक्शन यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। तो मान ले कि तूने कोई गुड्स किसी फॉरेन पार्टी को बेचा हुआ है, और तूने गुड्स क्रेडिट पे दिया हुआ है, राइट। सो वो बंदा जो है, फॉरेन ट्रेडर जो है, वो 3 इयर्स के बाद या 2 इयर्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद वो तुझे पैसा प्रोवाइड करेगा। सो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज द क्रेडिट फंक्शंस, ओके। एंड तीसरा जो फंक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेजिंग फंक्शंस। जनरली हेजिंग फंक्शंस में क्या होता है कि भाई हेजिंग फंक्शन में ये होता है कि आप रिस्क को रिड्यूस करते हो, यानी रिस्क की जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिस्क बैरिंग सेक्टर्स जो है वो आप उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करते हो। अब कैसे एलिमिनेट करोगे, जनरली काफी बार ना बैंक जो है ये ऐसा ट्रांजेक्शन्स करती है, हेजिंग फंक्शंस करती है। अब मार्केट में डॉलर का बहुत फ्लक्चुएशंस है, आपने बैंक से बोला कि भाई मान ले कि फॉर एग्जांपल ये रमेश है, रमेश ने बैंक से बोला कि सर हम लोग एक काम करते हैं, डॉलर की प्राइस हम लोग फिक्स करते हैं, यानी डॉलर की प्राइस उन्होंने फिक्स की $1 इक्वल टू 70,
क्या फिक्स किया? $1 इक्वल टू 70, क्योंकि रमेश को फ्रिक्वेंटली इंपोर्ट करना रहता है, तो डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से रमेश को लॉस हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। अब डॉलर की प्राइस मान लो कि यहाँ पे $1 इक्वल टू 65 हो गया, लेकिन रमेश जो है बैंक को कितना पे करेगा? $1 इक्वल टू 60, यानी उस केस में बैंक को कितने रुपीस का लॉस होगा? 5 रुपीस का लॉस होगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि $1 इक्वल टू 55 हो गया। अब 55 होगा तो भी रमेश को कितना पे करना पड़ेगा? 60 पे करना पड़ेगा। तो उस केस में रमेश का कितने का लॉस हुआ? 5 रुपीस का लॉस हुआ रमेश। ओके, सो यहाँ पे रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। दिस फंक्शन इज नोन एज द हेजिंग फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब देखो क्या है हेजिंग फंक्शन। It is an activity which reduce the risk of the loss of foreign exchange. So it's generally adopted by importers and exporters. Generally कौन adopt करता है? Importer और exporter दोनों adopt करते हैं। So next जो functions जो है, यानी next टॉपिक जो है डिमांड और आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जनरली हमने ऐसा पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। There is an inverse relationship between price of foreign exchange and quantity of demand. यानी प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशन। सो यहाँ पे देखो कि प्राइस आपकी $1 इक्वल टू 80 है, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 70 होगी, तो डॉलर की डिमांड जो है वो क्या होगी? Q से Q1 यानी डॉलर। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, व्हाट आर द सोर्सेज? कौन से सोर्सेज है? एंड व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेसिडेंट। डोमेस्टिक रेसिडेंट क्यों फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हैं? सबसे पहला है कि इंपोर्ट के लिए, दूसरा है कि भाई फॉरेन टूर के लिए, फॉरेन इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री के लिए, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब कि आप मान लो कि फॉर एग्जांपल गए हो यूएस और आपको पैसे चाहिए तो आपके फादर पैसे भेजेंगे, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? कि आपको डॉलर चाहिए। डोमेस्टिक रेसिडेंट इसलिए डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। अब यहां पे देखो कि जैसे मान लो कि $1 इक्वल टू 60 है, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 10 हुआ, तो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट बढ़ जाएगा, यस और नो? $1 इक्वल टू 60 की जगह पे 10 हुआ तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ओके, फॉरेन टूरिज्म इंक्रीज हो जाएगा। ओके, टूरिज्म इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा कि भाई मान लो कि से फॉर एग्जाम्पल तुझे बुर्ज खलीफा में हाउस लेना है, तो क्या वो आराम से हो सकता है कि $1 इक्वल टू 60 की जगह पे कितना हो चुका? 10 हो चुका। अब बुर्ज खलीफा में $3 लाख का हाउस है, सो 3 लाख इंटू 10, राइट? 30 लाख रुपीज, $30 लाख में क्या तुझे बुर्ज खलीफा में 30 लाख रुपीज में तुझे क्या कि भाई बुर्ज खलीफा में हाउस मिल सकता है। ओके, तो डॉलर की प्राइस डिक्लाइन होगी तो ये इंपैक्ट आ सकती है। अब मान लो कि $1 इक्वल टू 10 था, अब $1 इक्वल टू 100 हो गया। फॉरेन टूरिज्म नहीं, लेकिन इंडियन टूरिज्म यानी डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होगा? इंक्रीज होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा विद राइज ऑफ द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इन्वेस्टिंग फॉरेन कंट्री बिकम द लेस एंड प्रॉफिटेबल विच डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्लाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट सप्लाई। हमने चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड 11 हमने पढ़ा था सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? व्हेन योर प्राइस इज इंक्रीज
सप्लाई। अब मान लो कि डॉलर की प्राइस यहाँ पे $1 इक्वल टू 60 था, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 80 हो गया, नहीं बढ़ेगा। अब कौन से सोर्सेस है सप्लाई के? सबसे पहला जो सोर्स है भैया, एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट से हमें पैसा मिलेगा, बाहर के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें गिफ्ट्स और ग्रांट मिलेगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ओके, उसके बाद स्पेक्यूलेशन के पर्पस के लिए वो क्या करेंगे कि भाई रुपीस को अक्वायर करेंगे या डॉलर को अक्वायर करेंगे। सो फॉर एक्सचेंज करेंसी ड्यू टू करेंसी डीलर्स एंड स्पेक्यूलेशंस। एंड लास्ट जो है कि भाई फॉरेन टूरिस्ट जो है इंडिया घूमने के लिए वो क्या करेंगे कि भाई डॉलर अक्वायर करेंगे। अब $1 इक्वल टू 60 की जगह पे $1 इक्वल टू 100 होगा, तो भैया एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। ओके, डोमेस्टिक टूरिज्म हमारा बढ़ेगा, राइज ऑफ द प्राइस इन फॉरेन एक्सचेंज मेक अ होम करेंसी चीपर, तो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आएंगे, इंडिया में ताजमहल देखने के लिए आएंगे, रिवर फ्रंट देखने के लिए आएंगे। स्पेक्यूलेटर्स जो है कि भाई यहाँ पे 60 से 100 हो गया, तो यहाँ पे स्पेक्यूलेटर्स डॉलर को बेच देंगे। ओके, सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि 60 से 100, तो उन लोगों को तो $40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया वो बेचो। राइट, वो क्या करेंगे? बेच देंगे डॉलर को, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। Why supply of the foreign exchange falls with the fall in its price? अब मान लो कि $1 इक्वल टू 100 था, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 10 हो गया, तो उस केस में इंपोर्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट इज द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। यहाँ पे लोग डॉलर को क्या करेंगे? बाय करेंगे, कि लोग डिमांड करेंगे कि भैया डॉलर की प्राइस सस्ती हो चुकी है, $10 फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे डॉलर को क्या करेंगे? वो बाय करेंगे, तो स्पेक्युलेटर्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का मतलब ये हो रहा है, अब मान लो कि $1 इक्वल टू 60 है। अब जब $1 इक्वल टू 60 है, तो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो रहे, दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। अब मान ले क्रिश 60 से 80 हो रहा है, तो उस केस में सप्लायर रेडी है डॉलर बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो परचेस करने के लिए रेडी नहीं है। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज द एक्सेस सप्लाई। क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। सप्लायर बेचने के लिए रेडी है लेकिन कंज्यूमर बाय करने के लिए रेडी नहीं है, तो वापिस से घूम फिर के प्राइस कहां पे आ जाएगी? 60 पे आ जाएगी। अब मान लो कि 60 से प्राइस हो गई ₹10 हो गई, सो उस केस में जो कंज्यूमर जो है वो खुश हो जाता है, भैया प्राइस बहुत कम हो गई है, तो यहाँ पे लोग बाय करने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर जो है वो सोल्ड करने के लिए यानी बेचने के लिए रेडी नहीं है, तो वो बेचने के, तो वापिस से घूम फिर के प्राइस कहां पे आ रही है? ₹60 पे आ रही है। सो दिस ₹60 इज नोन एज अ डिटर्मिनेशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट बोलेंगे। So as per the diagram, demand and supply of foreign exchange rate intersect at each other at point E. So where equilibrium exchange rate is determined at a OR, यानी हमारे लेवल पे OR का मतलब है $1 इक्वल टू 70। क्या है? $1 इक्वल टू 70। अब बहुत ध्यान से सुनना, इफ एक्सचेंज रेट इज राइज फ्रॉम OR टू OR1, यानी एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, 70 से 80 हो रहा है। कहां पे जा रहा है? 70 से 80 जा रहा है। दिस सिचुएशन इज नोन एज द एक्सेस सप्लाई। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई। लेकिन यहाँ पे लोग बेचने के लिए रेडी है, ओके, लेकिन कोई परचेस करने के लिए रेडी नहीं है, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज द एक्सेस सप्लाई। इफ एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम OR टू OR2, तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से 70 से 60 हो गए, यहाँ पे लोग
क्या करने के लिए रेडी है, बाय करने के लिए रेडी। दिस सिचुएशन इज नोन एज द एक्सेस डिमांड। तो वापस से घूम फिर के प्राइस की किसी आ जाती है, इक्विलिब्रियम 70 आ जाती है। दिस सिचुएशन इज नोन एज डिटर्मिनेशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज द चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड में 11th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 13 पढ़ा होगा, ओके, ग्राफ्स वाला। अब मान लो कि से फॉर एग्जांपल कि ये हमारी सप्लाई है और ये हमारी डिमांड है, ओके। अब जिस प्राइस पे वो इक्वल हो रहे हैं, दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट ओके, पी एंड क्यू। अब बहुत ध्यान से, चेंज इन डिमांड, यानी चेंज इन डिमांड में दो चीज हो सकती है, एक डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है और डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। अब मान लो कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि भैया चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इंक्रीज डिमांड और दूसरा जो है डिक्रीज डिमांड। अब जब इंक्रीज डिमांड की जब हम लोग बात कर रहे हैं, सो उस केस में ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट से बहुत ध्यान से सुनना, राइट। अब हमारी डिमांड क्या हो रही है कि हमारी डिमांड चेंज हो रही है, दैट मींस इंक्रीज हो रही है। तो तुझे पता होगा कि इंक्रीज डिमांड जब इंक्रीज हो रही है तो डिमांड को कौन सा साइड मूव ऑन होता है, ओके, D1। तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम आया, E1, प्राइस P1 हुई, डिमांड इंक्रीज हुई। सो $1 इक्वल टू 60 वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब $1 इक्वल टू क्या हो चुका, 100 हो चुका, राइट। अब जब डिमांड इंक्रीज होती है, बहुत ध्यान से सुनना कि जब डिमांड इंक्रीज होती है 60 से 100 होती है, तो उस केस में डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, अप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी, डोमेस्टिक करेंसी हमारी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। तो देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड जब आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपकी करेंसी क्या हो रही है, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। अब उसके बाद जो है कि भैया डिक्रीजिंग डिमांड। अब डिमांड क्या हो रही है कि भैया डिमांड हमारी जो है वो हमारी डिमांड डिक्लाइनिंग हो रही है। अब डिमांड डिक्लाइन होगी तो कौन सी साइड जाएगी, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, पी से P1, ओके। सो $1 इक्वल टू 60 की जगह पे $1 इक्वल टू 10 हो गया। अब डिमांड डिक्रीज हुई, डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, अप्रिशिएट होगी। डिक्रीजिंग डिमांड, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट। नेक्स्ट उसके बाद है चेंज इन सप्लाई। सो चेंज इन सप्लाई में क्या होता है, चेंज इन सप्लाई। अब चेंज इन सप्लाई में दो चीज होती है, सबसे पहली चीज इंक्रीज सप्लाई और दूसरी चीज डिक्रीज सप्लाई। ये हमारी सप्लाई और ये हमारी डिमांड। एंड क्यू ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो सप्लाई इंक्रीज हो तो कौन सा, राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। दिस इज S1, दिस इज Q1, P से P1। अब हमारी $1 इक्वल टू 60 है, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 30 हो रहा है, ओके। सप्लाई जब इंक्रीज हो रहा है 60 से हमारा 30 हो रहा है, तो उस केस में डोमेस्टिक क्या होगी, अप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी, अप्रिशिएट होगी। तो देखो इंक्रीजिंग सप्लाई, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, अप्रिशिएट होगी। आज आज मान ले कि एक और एग्जाम, तो अब मान ले कि जैसे ही डॉलर इंक्रीज होता है तो आरबीआई डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी, तो डॉलर की प्राइस डिक्लाइनिंग होगी, तो तुरंत ही हमारा जो रुपीस की वैल्यू है जो वापस स्टेबल। नेक्स्ट इज द डिक्रीजिंग सप्लाई।
सो डिक्रीजिंग सप्लाई में क्या होता है कि भाई ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है, ये आपका प्राइस है, पी एंड क्यू। सो पी इक्वल टू $1 इक्वल टू 60। बहुत ध्यान से सुनना। अब सप्लाई जो है वो आपका डिक्लाइनिंग हो रहा है, राइट, दिस द S1, तो लेफ्ट साइड जा रहा है। जब सप्लाई डिक्लाइनिंग होगा तो उस केस में क्वांटिटी भी डिक्लाइनिंग होगी, P से P1 यानी P से P1 यानी $1 इक्वल टू 100। तो उस केस में होगा क्या कि डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी? डिक्रीजिंग सप्लाई तो करेंसी आपकी क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। चलो लास्ट टॉपिक। अर्लियर मान लो कि $1 इक्वल टू 60 था, उसकी जगह पे $1 इक्वल टू 80 है। 60 की जगह पे कितना है कि 80 है। बहुत ध्यान से सुन। तो बता डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी? तो उस केस में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि इंपोर्ट बढ़ेगा? और इंपोर्ट डिक्लाइनिंग होगा। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी? डॉलर को बाय करेगी या सोल्ड करेगी? डॉलर को सोल्ड करेगी। ओके डन। अब मान लें कि $1 इक्वल टू 80 की जगह पे 60 हुआ, तो करेंसी हमारी क्या होगी? अप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी? अप्रिशिएट होगी। तो उस केस में इंपैक्ट क्या आएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे? एक्सपोर्ट कम होगा। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी? डॉलर को बाय करेगी या सोल्ड करेगी? वेरी गुड, चैप्टर कंप्लीटेड।